नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को महज 2 महीने का समय रह गया है। चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों में तैयारियां तेजी से चल रही हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उल्टा लटका देने की बात कही जा रही है। ईडी और आईटी का डर पर वार पलटवार है, तो वहीं कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी ने कांग्रेस पर हमलावर होते हुए आरोप पत्र पर खुली बहस के लिए चैलेंज किया है और कहा है कि हम सीरियस हैं या नहीं, ये अलग विषय है। बिंदु पर बहस करने के लिए कांग्रेस तैयार है क्या? शैलजा जी तैयार हैं इस पर बात करने के लिए। बीजेपी ने कहा कि उनके घोषणा पत्र और हमारे आरोप पत्र पर खुली बहस हो जाए। आरोप पत्र पर भरोसा है कि नहीं, परिणाम के बाद दिखेगा। अब भाजपा की चुनौती है, बहस स्वीकार करें। बीजेपी के इस बयान को स्वीकार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि मैं अजय चंद्राकर को खुली चुनौती देता हूं, मेरे साथ राजभवन चलें, आरक्षण के मुद्दे पर बात करें। हम आदिवासी उन्हें उठाकर ले जाएंगे, उन्हें पैदल भी जाने की जरूरत नहीं है। उन्हें इतना ही दुख है तो चलें। राज्यपाल थोड़ा कम सुनते हैं, वो सच में छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो चलें राजभवन। भगवान से हाथ जोड़कर पूजा पाठ कर उनके लिए टिकट भी मांगूंगा। कांग्रेस के विरोध में उनके लिए चुनाव प्रचार भी करूंगा, पर वो राज्यपाल के पास चलें, आरक्षण के मुद्दे पर बात करें। वे क्यों डरते हैं? पार्टी बड़ा नहीं, समाज बड़ा है। अब चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं हो, खुली बहस का चैलेंज भी दिया गया है। अब जो एक दूसरे को खुली बहस का चैलेंज दे रहे हैं वो होगी या नहीं होगी, लेकिन ऐसे ही तमाम मुद्दों पर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, आपको सुनाते हैं। उन सबके बयान पढ़े, उसके बिंदु पर बहस करने के लिए कांग्रेस तैयार है क्या? मुख्यमंत्री जी तैयार हैं क्या? श्रीदेव साहब तैयार हैं क्या? या कोई उस स्तर का शैलजा जी तैयार हैं क्या उसमें बहस के लिए? ये बात बताएं। बिंदुवार उसमें बहस कर लें, हम दोनों बहस के लिए तैयार हैं। उनके जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन के प्रतिशत पर बहस हो जाए और हमारे आरोप पत्र पर बहस हो जाए, खुला बहस। ये चुनौती। मैं भी अजय चंद्राकर को खुला चुनौती देता हूँ। कल अजय चंद्राकर मेरे साथ राज्यपाल चले, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। पूरा पिछड़ा वर्ग हो, आदिवासी हो, एक साथ उसके साथ उसको बो के ले जाएंगे। अजय चंद्राकर तैयार होगा, पैदल नहीं जाए, पालकी ढूंढूंगा। जो आदिवासी का 32%, मैं आदिवासी से बाप से पैदा हुआ हूँ, कौम से पैदा हुआ। 32% रुका है को मेरे को बहुत दिल है, दुख रहा है। वो भी पिछड़ा वर्ग से पैदा हुआ है। 36% अगर दर्द है तो साथ में चले, अगर पैदल नहीं सकता है तो पालकी ढूंढेंगे, बो के ले जाएंगे। खाली चुनाव के लिए बोलना नहीं, जनता के लिए भी करो, समाज के लिए भी करो। इनको 15 साल मौका मिला था, आदिवासी छुट्टी नहीं मिला। चीजा पोला तो 15 साल क्यों नहीं किए भाई? कौन रोका था? ये देखिए, चुनावी चैलेंज है और निश्चित तौर पर ये वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप की जो बात है ये आती ही रहेंगी क्योंकि चुनाव है। पर यह बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह का आरोप पत्र आया है, जिस तरह से घोषणा पत्र की बात हो रही है और काला चिट्ठा जिस तरह से सामने रख के बात की जा रही है, उस पर कौन सही है कौन गलत है? एक दूसरे को चुनौती पेश कर रहे हैं कि हम बहस करने के लिए तैयार हैं। एक तरफ कहते हैं कि जितने हमारे आरोप पत्र हैं उस पर बहस कर ले कांग्रेस, यदि वो तैयार है तो हम तैयार हैं। उधर कांग्रेस कह रही है कि आप यदि इतने ही अच्छे हैं तो फिर थोड़ा जनता के लिए काम करिए, चलिए राजभवन चलिए, आरक्षण के मुद्दे को लेकर चलिए, हम चलने के लिए तैयार। तो ऐसे में कौन कितना सही है इसका निर्णय तो जनता देगी, लेकिन वाकई में ये बड़े मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के चुनाव में, छत्तीसगढ़ की सियासत में बड़ा प्रभाव डालेंगे। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मणिप्रकाश वैष्णव हमारे साथ जुड़े हैं। मणिप्रकाश वैष्णव जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए के.एस. चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं। के.एस. चौहान जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मणिप्रकाश वैष्णव जी आपसे करना चाहती हूं। दोनों तरफ से बिल्कुल बराबर से हमलावर हैं, ना कांग्रेस कम पड़ रही है ना बीजेपी कम पड़ रही है। बीजेपी को क्योंकि विपक्ष है, निश्चित तौर पर अधिकार ज्यादा है, तमाम चीजें हैं, आरोप पत्र आया है उस पर कांग्रेस भी, मैं अमूमन इस चर्चा में हमेशा रहती हूं और कांग्रेस ये साफ कर चुकी है हम हर चर्चा के लिए तैयार हैं। बावजूद उसके आज फिर यही बात हो रही है कि क्या कांग्रेस बिंदुवार बात कर सकती है? क्या उसके लिए शैलजा जी तैयार हैं? क्या उसके लिए छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो तैयार है? पलटवार में ये भी आता है कि हम तमाम चीजों के लिए तैयार हैं, बीजेपी हमारे साथ राजभवन चले। तो क्या सिर्फ एक दूसरे को चुनौती करने से ही जो डगर है वो निकलेगी, वो दिखेगी, वो मिलेगी? इसमें क्या होगा आगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आप कह रही थी कि ना भारतीय जनता पार्टी कम पड़ रही है आरोप लगाने में, ना कांग्रेस पार्टी कम पड़ रही है आरोप लगाने में।
भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल कम नहीं पड़ रही है, काल्पनिक आरोप लगाने में बिल्कुल भी कम नहीं पड़ रही है, इस बात को मैं मानता हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला जो है वो हमारे काम से, हमने जो 4.5-5 साल में जो काम किए, हमारा काम जो है, हमारा काम जो है हमें चुनाव में दिखाया। भारतीय जनता पार्टी तमाम प्रकार के काल्पनिक आरोप लगाती रहे, उससे ज्यादा कोई हमको फर्क पड़ना नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के आरोप केवल टीवी चैनलों में लगा सकती है, अखबारों में लगा सकती है, भाषणों के द्वारा लगा सकती है। लेकिन जब जनता के बीच जाते हैं और इस प्रकार के काल्पनिक आरोपों को लगाते हैं, तो जनता तो वहां महसूस कर रही है कि उनके लिए काम हो रहा है, उसे कैसे झुठलाया जा सकता है। तो जनता वहां सीधे सीधे खारिज कर देती है जब काल्पनिक आरोप वहां लगाते हैं, जनता के बीच लगाते हैं। और हमने काम किया है, 4.5-5 साल हमने काम किया है, और उसी काम को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है। कवासी लखमा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हमने 76% आरक्षण के लिए विधेयक जो बनाया था वो राजभवन में अटका हुआ है। राजभवन से एक बार भी किसी भारतीय जनता पार्टी ने मांग नहीं की कि इस पर जल्द से जल्द हस्ताक्षर होना चाहिए। ये सीधा सीधा प्रमाणित करता है कि भारतीय जनता पार्टी इस विधेयक के पक्ष में नहीं है। और इस 76% जो आरक्षण रुका हुआ है, जो विधेयक रुका हुआ है, उसके कारण बहुत सारे जो युवा हैं वो अपने अधिकारों से वंचित हैं। भर्तियों में जो है उन्हें अधिकार नहीं मिल रहा है। तो तमाम प्रकार की चीजें हैं जो इसके कारण बाधित हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी अगर चाहती है जनहित के लिए काम करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, तो कवासी लखमा जी ने जो कहा है वो करे, वो राजभवन जाए और मांग करे भारतीय जनता पार्टी के नेता। ठीक है, बिल्कुल। के.एस. चौहान जी क्या कहेंगे, क्योंकि इधर से भी वही बातें हैं और मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया कि छत्तीसगढ़ में ये क्या चल रहा है। जी, कवासी लखमा जी की जो मैंने बात सुनी, कवासी लखमा जी का तो विरोध वहां पर भी हो रहा था जब वो भानु प्रतापपुर के चुनाव की रैली में गए थे, भानु प्रतापपुर के चुनाव में लोगों से रूबरू हो रहे थे, तो जनता ने उनका जवाब दिया था, जनता ने उनका बाइकआउट किया था वहां से। और आप आरोप पत्र की आप क्या फैक्ट दे रहे हैं, क्या जवाब दे रहे हैं, मेरे को तो यही समझ नहीं आ रहा है। आरोप पत्र के बारे में खुला चैलेंज किया गया है कि आप वाद विवाद अगर करना है करिए, आप अपने पॉइंट्स रखिए, हम अपने पॉइंट्स रखेंगे, वो पूर्ण हुए हैं कि नहीं हुए हैं। उसके बाद ये बोलते हैं कि राजभवन चलिए। राजभवन जाने की बात एक अलग है और ये बात अलग है। अगर आपको आरक्षण में डिबेट करनी तो हम आरक्षण में डिबेट करने के लिए रेडी है, लेकिन ये आरोप पत्र की बात है। मेन बात ये है कि वो बोलेंगे भी क्या जब वो सदन में ही नहीं बोल सकते। जब उनसे क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है एक आबकारी मंत्री होने के नाते, और वो मंत्रालय के जो जवाब पूछे जाते हैं, तो उनका जवाब, क्योंकि उनको पढ़ना लिखना नहीं आता, मुझे खेद है कि ऐसे मंत्रियों को हमने इलेक्ट किया है जिनको पढ़ना भी नहीं आता है। दूसरी बात यह है कि उनका जवाब मोहम्मद अकबर जी देते हैं, ये सदन में कई बार देखा गया है। और दूसरी बात यह है कि जब, और उनके बहुत सारे किस्से, जब उनसे यह पूछा जाता है कि बारिश नहीं हो रही है, बारिश कब आएगी, एक पत्रकार ने पूछा, तो वो बोलते हैं कि मैं टेलीफोन लगाता हूं ऊपर वाले को तो वो बारिश भेजेंगे। जब आरोप पत्र का जो तथ्यात्मक हमने आरोप पत्र दिए हैं उसका जवाब पूछा है, उसके ऊपर हमने बोला है कि आप बात करिए, आप बिंदुओं में बात करना चाहते हैं, तो ये बोलते हैं हम उठा के लेके जाएंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अरे उठा के लेके जाना रहता तो पहले जो याचिका जो दायर थी उसको खारिज करने के लिए आपने अपने खुद के लोगों को क्यों भेजा वहां पर और उनसे खारिज क्यों करवाई, और उसके बाद 32% जो 58% जो आरक्षण था उसको रुकवा के रखा। वो तो धन्यवाद देना चाहूंगा मैं कोर्ट का कि उन्होंने फिर से बहाल किया। उसके बाद फिर से जिसके कारण ये पकड़ के बैठे हुए थे कि हम भर्तियां नहीं ले सकते, और उसके बाद उन्होंने बोला भी कि हम भर्तियां लेंगे, 2 दिन के अंदर लेंगे, जब कोर्ट का आदेश आ जाएगा। तो कोर्ट ने आदेश दिया, उसके बावजूद भी आज 3.5 महीने हो गए मोहतरमा कोर्ट का आदेश आए हुए, 3.5 महीने में कोई भी भर्ती नहीं दी है आपने। ये भर्तियां रोकना चाहते हैं, इस वजह से आरक्षण रोकना चाहते हैं, जिसके कारण कई आदिवासी भाई बहनों का, बच्चों का भविष्य अधर में है। दूसरी बात, जब आपको 10 पॉइंट पूछे गए आरक्षण के बारे में माननीय राज्यपाल, पूर्व राज्यपाल जी से, तो आपने 10 के आंसर क्यों नहीं दिए? क्वांटिफाइबल डाटा जो था, जो आधार था मेन विधानसभा में पारित करने का, आपने बोला कि
क्वांटिफाइबल डाटा हमारे पास है, जब भी चाहिए होगा हम पेश कर सकते हैं। ना आपने सदन में पेश किया और ना ही क्वांटिफाइबल डाटा आपने राजभवन में पेश किया। और आरोप पत्र का जो जवाब है वो राजभवन चलिए ये करेंगे वो करेंगे, तो ये नहीं होता है। आरोप पत्र का आप जवाब दीजिए कि आरोप पत्र जो आपके ऊपर लगाया गया है, आपकी विफलताओं पर लगाया गया, आरोप पत्र आपके वादा खिलाफी पे लगाया गया, आरोप पत्र आपके भ्रष्टाचार पे लगाया गया। जो 2000 करोड़ का भ्रष्टाचार आपने शराबबंदी में किया, 500 करोड़ का आपने कोयला घोटाले में किया, पीएससी घोटाला किया, लैंड घोटाला किया, रेत घोटाला किया, उसके बाद वादा खिलाफी जो आपने की। आप, मैं ये बोलता हूं, ये डिबेट में ही आप बता दीजिए कि हमने आपके ऊपर आरोप लगाया है कि आपने शराबबंदी की क्या, हमने आरोप लगाया है कि आपने अनियमितीकरण को नियमितीकरण किया क्या, हमने आरोप लगाया है कि आपने 200 फुट पार किया क्या, हमने आरोप लगाया है कि आपने 1500 वृद्धा पेंशन की क्या, हमने आरोप लगाया है कि आपने विधवा पेंशन चालू की क्या, ठीक है। हमने आरोप लगाया है कि स्व सहायता समूह का महिलाओं का कर्जा माफ बहुत किया सारे गया। बहुत सारे हमने मुद्दे आरोप हैं लगाया ऐसे, है। बहुत सारे मुद्दे हैं ऐसे के शाहन जी इस जो दोनों आरोप तरफ से का- निकल कर इस सामने आरोप आए का हैं। आंसर, मोहतरमा, इस आरोप का आंसर ये नहीं हो सकता कि मैं आपको उठा के लेके जाऊंगा, आपके लिए पूछा करूंगा। दैट इज नॉट आंसर। आपको फैक्ट आंसर देना पड़ेगा और छत्तीसगढ़ की जनता को आंसर देना पड़ेगा, जो कि ये छत्तीसगढ़ की जनता ने पूछा है और भारतीय जनता के मुख से निकला है। ठीक है, जी। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी मुद्दे हैं, इलेक्शन बहुत नजदीक है। यदि आरोप पत्र आया है या घोषणा पत्र हो रहा है या जो भी चीजें हैं, और या काला चिट्ठा, आप कुछ भी कह लीजिए, तमाम चीजें जो सामने आ रही हैं, उस पर यदि एक दूसरे को चुनौती पेश कर रहे हैं कि उस पर खुली बहस हो जाए, तो वो खुली बहस कब, किस मंच पर, कहां देखने को मिलेगी, जहां पे पूरी तस्वीर जनता के लिए कम से कम साफ हो जाए। क्योंकि जनता के मन में, देखिए, जनता आज के समय में बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि क्या करना है। उनका मन बिल्कुल सेट होगा कि उन्हें क्या करना है। वो भी अमूमन जब ऐसी बातें सुनते हैं कि एक पक्ष काम करने की बात कर रहा है, दूसरा पक्ष उस पर विरोध कर लेता है, कई बार बीजेपी की कोई बात सही है तो फिर कांग्रेस सरकार, तो ऐसे करके उनके मन में जब चीजें आती है ना, तो वो उस हिसाब से अपना वोट भी देंगे। लेकिन जब हम एक चुनौती पेश कर रहे हैं एक दूसरे को, एक मंच बिठा के बात करने में दिक्कत क्या है? कर लीजिए, शायद हो सकता है कुछ अच्छा निकल कर आए, दोनों के लिए है। बिल्कुल। क्या बोलते हैं मणिप्रकाश जी? देखिए, हम तो कह रहे हैं ये जो है, जो आरोप पत्र इन्होंने दाखिल किया, पहली बात तो है कि काल्पनिक आरोपों का कोई जवाब नहीं होता है। लेकिन उसके बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी को इसी में संतोष है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ बहस करने के लिए न कुमारी शैलजा जी की आवश्यकता है, न कवासी लखमा जी की आवश्यकता है, न भूपेश बघेल जी की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी किसी भी एक प्रवक्ता को आप चुन लीजिए, हम तैयार हैं। एक प्रवक्ता आप चुन लीजिए, आपसे वो बहस करेगा, किसी भी मंच पर करेगा और आपके सारे आरोपों का जवाब देगा। अब मैं चरणबद्ध तरीके से जो बातें कही चौहान जी ने, उनका मैं जवाब देता हूं। पहली बात, इन्होंने कहा कि कवासी लखमा जी को पढ़ना नहीं आता और दुर्भाग्य है कि उन्हें चुना गया। देखिए, कवासी लखमा जी एक आदिवासी नेता है, बड़े नेता है, वरिष्ठ नेता है, काफी अनुभव है उनके, और इस प्रकार की जो बातें भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई है अभी, तो ये जो है आदिवासी विरोधी चरित्र को उजागर करता है भारतीय जनता पार्टी की। उनके समझदारी में कहीं भी कोई शंका नहीं है, बहुत अच्छा काम करते हैं वो, उनकी क्षमता पर, कुशलता पर कहीं कोई शंका आज तक नहीं हुई। और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि आदिवासी विरोधी है, तो इस प्रकार की बातें तो भारतीय जनता पार्टी कहेगी। और पढ़ना नहीं आता वाली बात मैं आपके लिए कहूंगा कि नरेंद्र मोदी तो पढ़ के भी सही नहीं बोल पाते हैं, वो तो सामने टेलीप्रॉम्प्टर रखा रहता है, उसके बावजूद गलत बयानबाजी कर देते हैं, गलत शब्दों का उपयोग कर देते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? दूसरी बात, ये कह रहे थे कि जो है आरक्षण, जो पिछला जो आरक्षण था उसके खिलाफ भारतीय कांग्रेस पार्टी ने याचिका दायर, एक बिल्कुल सरासर झूठ है। मैं आपको बता दूं कि 40 लोगों ने याचिका दायर की थी उस आरक्षण के विरोध में, उसमें से 30 लोग आरएसएस और भाजपा के लोग। तो इन्होंने आरक्षण को वहां रोका, उसके कारण बहुत दिन तक भर्तियां रुकी रही। और अभी जब बहाली की, जब न्यायपालिका द्वारा, माननीय न्यायपालिका द्वारा जो उसे बहाल किया गया हाई कोर्ट द्वारा, तो उसके बाद बंपर भर्तियां जो है कांग्रेस सरकार ने निकाली। इस पर कहीं कोई शंका नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सरासर झूठ बोलती है इस मामले में। और दूसरी बात, जिस प्रकार से चौहान जी कह रहे हैं कि इनके आरोप पत्रों का जवाब, किस आरोप का जवाब दें? आप शराबबंदी की बात करते हैं, 300 करोड़ राजस्व आता था जब सरकार पहली बार भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में बनी, 300 करोड़ राजस्व आता था, उसे 5000 करोड़ तक आपने पहुंचाया उसके राजस्व को। गली गली में शराब दुकान खोला, न मंदिर देखा, न गुरुद्वारा देखा, न स्कूल देखा, हर जगह आपने शराब दुकान खोले और 5000 करोड़ तक राजस्व को पहुंचा दिया। इन्हीं के नेता सरोज पांडे जी कहती है कि हमने पहले कभी शराबबंदी की बात की थी, आने वाले समय में हम शराबबंदी की बात करेंगे।
तो किस मुंह से शराबबंदी के लिए मांग करते हैं? दूसरी बात, महिला स्वास्थ्य समूह की उन्होंने बात की, कर्ज माफी नहीं हुई। कर्ज माफी हुई है, इस पर भी इन्होंने झूठ बोला है। महिला स्व सहायता समूह का कर्ज माफ हुआ है, किसानों का कर्ज माफ हुआ है, सिंचाई कर माफ हुआ है, बहुत सारे कर्ज है वो माफ किए गए हैं छत्तीसगढ़ की सरकार बनने के बाद। और भारतीय जनता पार्टी के किसान विरोधी चरित्र था, उसके पहले जो आत्महत्याएं हुआ करती थी, किसानों की जो आत्महत्याएं हुआ करती थी, वो बहुत हद तक रुकी है, बहुत कम हो गई है, मतलब 0.0 में रह गई है किसानों की आत्महत्याएं। तो भारतीय जनता पार्टी को ये सब चीज रास नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया है, इसके कारण जो हमारी 14 सीटें आई थी पिछले बार, उसके कारण हो सकता है वो और कम हो जाए। तो ये डर भारतीय जनता पार्टी को सता रहा है, इसीलिए लगातार आरोप पत्र की बात कर रहे हैं। अरे हम तो कह रहे हैं, आप किसी भी एक प्रवक्ता को चुन लीजिए कांग्रेस पार्टी के अंदर से, किसी भी मंच पर हम बहस करने के तैयार हैं, आपके काल्पनिक आरोपों का जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। ठीक है के.एस. चौहान जी, मुझे लगता है कि इस मंच से ही अब फाइनल हो जाए। कांग्रेस कह रही हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तो इस तरीके से जैसे कवासी लखमा ने कहा और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की भी बहुत सारी जो बातें आई हैं, जो बहुत सारे मुद्दे हैं, मुझे लगता है बीजेपी से भी तमाम लोग या जो भी हो वो दिग्गज आ जाएं और इन तमाम चीज़ों पर बात हो जाए। और यदि आरक्षण की कोई बात है, यदि वाकई कोई विपक्ष से जा सकता है और बात कर रहा है, तो मुझे लगता है फिर तो सारी चीज़ें क्लियर ही हैं। क्यों वहां पर ऐसी कोई स्थिति क्रिएट हो रही है जहां पे कहते हैं ना क्वेश्चन मार्क लग रहा है? मोहतरमा, मैं ये बोलना चाहता हूं कि आपके चैनल के थ्रू ही मैं चैलेंज देता हूं कि हम आरोप पत्र पे अभी इसी वक्त मैं चैलेंज देता हूं कि मैं बहस करने के लिए रेडी हूं। आप रेडी हैं क्या? मैं पॉइंट वाइज आपको करते जाता हूं, हाँ या ना बोलते जाएंगे कि आप जिसको काल्पनिक बोल रहे हैं, ये आपके आरोप पत्र में है या नहीं था, और आपने पूरा किया कि नहीं किया। दूसरी बात यह है कि जो ईडी और दूसरी जो मामले जो कोर्ट में जा चुके हैं, मैं उसकी बात करूंगा, मैं दूसरी बातें नहीं करूंगा। मैं हवाई काल्पनिक चीजों की बात नहीं करूंगा। जो 15 साल तक रमन सरकार रही, जो काल्पनिक इन लोग आरोप लगाते हैं, और अभी तक पुलिस स्टेशन में कोई FIR नहीं, अभी तक कोई कोर्ट में कुछ याचिका दायर नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? आप इतने निकम्मे थे कि आपने क्या बोलते भ्रष्टाचार आपने अपनी आंखों से देखते रहे और पूरा नहीं किया। रही बात आरक्षण की, आपने बोलते हैं आरक्षण में हम लोग कितने साफ थे और कितने हम लोग पॉजिटिव थे, ये इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि 6 साल तक आरक्षण को 24 से 32% हमने ST/SC का किया, और उसके बाद उसको रेगुलर रखा। आपने वो आपकी जैसे ही सरकार आई, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, आपने कोतवाही बरती। आप चाहते थे कि हम लोग यहाँ से हम ये हार जाएं और हमारी ये याचिका जो है वो खारिज हो जाए। इस वजह से आपने अपने ही आदमियों से याचिका करवाई उसके अगेंस्ट में, और उनको दोनों को, KP खांडे और एक और अन्य जन को पुरस्कृत भी किया। उसके बाद क्या होता है कि आपने एक मणिमेश्वर जी ने बोला कि शराबबंदी आपके उसमें ज्यादा थी, तो मैं बता दूं मणिमेश्वर जी, आपका नॉलेज दुरुस्त कर दूं कि 600 दुकानें थी 2018 में, 600 दुकानें। आज की डेट में 720 दुकानें हैं। शायद मेरे ख्याल से 720 दुकानें ज्यादा होती हैं 600 से। दूसरी बात यह है कि आपने घर घर पहुंचाया शराब को, ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था। तीसरी बात यह है कि आपने जो अभी किसानों की बात की, तो गंगा जल में हाथ रख के कसम खाई थी आपने कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, तो पूरा ये आपके घोषणा पत्र में लिखा है। ये काल्पनिक बातें नहीं है, सब बोला था, सब। दूसरी आपने सिर्फ अल्पकालीन कर्जा ही माफ किया, मध्यकालीन और दीर्घकालीन नहीं किया। रुकिए अभी बता रहे हैं आपको, जो आपकी काल्पनिक बातें हैं ना। ठीक है, एक मिनट के.एस. चौहान जी, 1 मिनट जी। मणिप्रकाश वैष्णव जी बोलिए, क्योंकि एक साथ यदि बोलेंगे तो मैं एक ही को सुन पाऊंगी। मुझे लग रहा है कुछ क्लैश हो रही थी आपकी जो आवाज है, बीच में बोलते रहते हैं। ये बात हमने की थी, और कर्ज माफी हमने 2 घंटे के अंदर कर दी। जैसे ही हम सरकार में आए, 2 घंटे के अंदर हमने मध्यकालीन और ये जो है साफ लौट रहा है भारतीय जनता पार्टी के। और आपको एक और तथ्य बता देता हूँ, जब हमने कर्ज माफी की घोषणा की अपने घोषणा पत्र में, तो भारतीय जनता पार्टी को लगा ये तो जो घोषणा है गेम चेंजर साबित हो सकती है, इसके कारण तो हम हाशिए पे आ सकते हैं।
तो भारतीय जनता पार्टी ने एक फर्जी लेटर जारी किया कांग्रेस पार्टी का, और कांग्रेस पार्टी की उस लेटर पे भी लिखा हुआ था कि कांग्रेस पार्टी सरकार में आने के बाद कर्ज माफी नहीं करेगी, जिला अध्यक्षों, कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार का षड्यंत्र, इस प्रकार का कुचक्र भारतीय जनता पार्टी रचती है, और इसी कुचक्र के मुकाबले में हमें गंगा जल की कसम खानी पड़ गई कि हाँ हम करेंगे, बिल्कुल हम करेंगे। गंगा जल कसम खाकर हम कहते हैं कर्ज माफी हम करेंगे, उसके लिए गंगा जल कसम खाई भी गई थी और कर्ज माफी हमने कर भी दी, और भारतीय जनता पार्टी को अब मुद्दा खत्म हो गया था। क्योंकि तो भारतीय जनता पार्टी ने यह फैलाना शुरू किया कि इन्होंने शराबबंदी के लिए गंगा जल की कसम खाई थी। तो इस प्रकार का षड्यंत्र, इस प्रकार की घटिया राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ चुका है कि यहाँ छत्तीसगढ़ में जनता के लिए काम हो रहा है। हाल ही में आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो इनके नए अभी उम्मीदवार घोषित किए गए विजय बघेल जी, पाटन विधानसभा से, मुख्यमंत्री जी का विधानसभा है, वहां से उम्मीदवार घोषित किए गए, प्रत्याशी घोषित किए गए विजय बघेल भाजपा के। वो जब जनता के बीच गए तो जनता ने उन्हें कहा कि आप 15 साल सरकार में रहे, आपने हमारे लिए क्या किया, और 4.5-5 साल में हमारी जो है स्थिति बदल के रख दी भूपेश बघेल जी ने। ये सब बातें जो है उन्होंने कही, और ये वीडियो पूरी तरह वायरल हो रहा है पूरे प्रदेश में। तो भारतीय जनता पार्टी चाहे डिबेट में, चाहे अखबारों में, चाहे भाषणबाजी में कितना भी आरोप लगा ले, कितने भी काल्पनिक आरोप लगा ले, लेकिन जब जनता के बीच जाएंगे तो वहां इन्हें मुंह की खानी पड़ रही है। लगातार इन्हें खारिज किया जा रहा है, इन्हें झूठा साबित किया जा रहा है जनता के बीच। तो हमें कोई डर नहीं है भारतीय जनता पार्टी के आरोपों का। हम काम कर रहे हैं, हम काम करेंगे, हम फिर जीतेंगे, और फिर जीतने के बाद फिर काम करेंगे दुगनी तेजी से, दुगनी ताकत से। चलिए, ये तो खैर अब जनता को निर्णय देना है। मुझे लगता है जिस तरह से चर्चा यहाँ हो रही थी, यदि अभी भी वही बातें निकल कर आएंगी कि हमने ये किया और उन्होंने ये किया, इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। खैर, धरातल पर जैसे जैसे पहुंचेंगे तस्वीरें और साफ होती चली जाएंगी, क्योंकि निर्णायक जनता है। समय हो गया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, चुनावी चैलेंज तो है छत्तीसगढ़ में। एक कहते हैं ना, बड़ी एक कहते कांग्रेस के लिए साख का सवाल है कि वो कहीं ना कहीं अपनी सत्ता को बचा कर रखे, तो बीजेपी कहीं ना कहीं कमल खिलाने की पूरी कोशिश में है। और मुद्दे ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं ये भी देखना बड़ा दिलचस्प हो गया है कि जनता ऐसे में क्या करेगी। खुली चुनौती पर उतर आए हैं दोनों राजनीतिक दल और बहस के लिए हर मुद्दे पर तैयार हैं। क्या वो मंच देखने को मिलेगा, ये आने वाले समय में देखेंगे। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।